वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकेंड क्लास है और हमारा टारगेट यही है कि विद इन 6 क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है वो खत्म कर देंगे। तो ऑलरेडी हम लोग एक क्लास ले चुके हैं, वो प्रॉपर्टीज के बारे में था, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के। आज हमारा स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर पूरा क्लास रहेगा। तो आज पहला टॉपिक है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन साहब ने क्या बोला था, जो शियर स्ट्रेस है, ठीक है, वो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ द शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं वेलोसिटी मतलब एक ग्रेडियंट क्या होता है। वेलोसिटी मतलब किसी का भी अगर आपको ग्रेडियंट निकलना है, ठीक है, तो आपको उसी प्रॉपर्टीज को डेंसिटी सॉरी डिस्टेंस देके डिवाइडेड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब कि हम लोग वेलोसिटी को आपको डिस्टेंस देके डिवाइडेड करेंगे ना, वेलोसिटी को हम लोग डिस्टेंस देके डिवाइडेड करेंगे। अगर आपको प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्रेशर को आप डिस्टेंस देके डिवाइडेड करेंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब जिस प्रॉपर्टी का आपका ग्रेडियंट निकालना है उसको आप डिस्टेंस देके डिवाइडेड करेंगे, तो उसी प्रॉपर्टी का ग्रेडियंट निकल के आ जाएगा। जहाँ पर यहाँ पर है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो हम लोग वेलोसिटी को डिस्टेंस देके डिवाइडेड करेंगे, तो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट निकल के आ गया है। तो हम लोगों का क्या है, शियर स्ट्रेस है टाउ और वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या, ये डी यू, मतलब क्या, वेलोसिटी का छोटा चेंज डिवाइडेड बाय छोटा डिस्टेंस, ठीक है, डी वाई, और स्मॉल पकड़ के चला है, ठीक है। यहाँ पर क्या, यू डिवाइडेड बाय वाई, मतलब कि यू है आपका वेलोसिटी चेंज और ये है आपका डिस्टेंस का चेंज। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप समझ में आ गया रेट चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। तो ये रेट चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन क्या है, मान लीजिए ये आपका एक फ्लूइड यहाँ पर बह रहा था, ठीक है, जिसका बहुत सारा लेयर है, ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, ये बहुत सारा लेयर है, ऐसे करते करते इन नंबर ऑफ लेयर है। तो इसका वेलोसिटी क्या है आपका, मान लीजिए ये फर्स्ट वाला वेलोसिटी लेयर का वेलोसिटी था v1, सेकंड वाला का v3, ऐसे करते 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 ये लास्ट का वेलोसिटी है आपका va। तो जब ये किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं था, कोई सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं था, तब क्या है, तब ये है आपका v1 इजिकल टू v2 इजिकल टू v3 इजिकल टू डॉट 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 इजिकल टू va। मतलब सभी लेयर का वेलोसिटी सेम है। जब ये सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में आएगा, तो ये जो नीचे वाला मतलब लेयर जो डायरेक्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मतलब क्या है, v1 इजिकल टू यहाँ पर आके क्या हो गया, v1 आके जीरो हो गया। नेक्स्ट जो लेयर है मतलब v2 जब लेयर आएगा तो क्या है, ये इसका वेलोसिटी जीरो से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ये v2 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को विस्कोसिटी क्या था, जो आपका एडजेसेंट लेयर को आपका फ्लो होने में रेजिस्ट करता है, ठीक है, फ्लूइड का वही प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, एक तो ये दोनों विस्कोसिटी रहेगा तो फ्लूइड का तो क्या करेगा, ये दोनों लेयर को रेजिस्ट करेगा, और नीचे वाला लेयर का वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो मतलब ये जीरो का इंपैक्ट उधर तो थोड़ा आएगा, इसलिए इसका वेलोसिटी जीरो से ज्यादा होगा, लेकिन ये v2 से भी कम होगा। नेक्स्ट v3 का, ये v3 क्या होगा, v1 से ज्यादा होगा, ठीक है, ये जो v3 है ये v1 से ज्यादा, v2 से ज्यादा होगा। v4 का वेलोसिटी आपका v3 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो था, ये जीरो मतलब ये फिक्सन, क्यों जीरो था, ड्यू टू फिक्सन। तो ये फिक्सन का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, जितना ऊपर जाएंगे वो आपका उतना कम होता जाएगा। ऊपर वाला लेयर में जब ये लास्ट वाला लेयर में जाएंगे तो ये भी है, मतलब इसके साथ ही इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये आपका जो फ्रिक्शन का इम्पैक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इजिली आपको थोड़ा जितना भी आप ज्यादा जाएंगे ऊपर, तो वो आपका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, एक टाइम आके ये एज ए आपका नॉर्मल वेलोसिटी की तरह रहेगा, ठीक है। मतलब पहले जैसे नॉर्मल सभी लेयर का वेलोसिटी सेम था, तो वो वेलोसिटी ये सेम ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर का जो लेयर है उसमें आ जाएगा। तो आप यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर भी आप लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। तो ये दो लेयर का बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए ये है आपका v5, ठीक है, और ये है आपका v6, है ना। मान पकड़ के चलिए, मतलब ये 5 नंबर आपका लेयर था, उसका वेलोसिटी था ये v5 और v6। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये v5 जो लेयर था इसका वेलोसिटी तो ऑलरेडी u5 मैंने वेलोसिटी को u पकड़ के चलता है, ठीक है। तो एक है u5 था, और ये 6 वाला में क्या होगा, u6। तो u6 इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये u5 तो था, ठीक है, u5 प्लस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा कितना परिमाण ज्यादा, ये लाइन आपका ज्यादा है, तो वो क्या है आपका डी, ठीक है, ये थोड़ा पोर्शन को हम लोग डी पकड़ के चलते हैं। तो ये u6 इजिकल टू क्या, u5 प्लस डी। तो इसी पोजीशन का अगर वेलोसिटी, और ये जो दो लेयर है ना, ये दो लेयर का बीच में गैप क्या है, डी वाई, है ना। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या निकल सकते हैं, ग्रेडियंट मतलब क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। तो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ आपका डेल डी यू, ठीक है ना, ये आपका वेलोसिटी चेंज हुआ, इतने डिस्टेंस के लिए हुआ है डी वाई, तो ये हो गया आपका डी वाई, है ना। तो यहाँ से आप लोग ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया। तो यहाँ पर क्या है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। हम लोगों को तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का समझ में आ गया। अब क्या है, रेट चेंज ऑफ शियर स्ट्रेस।
तो यहाँ पर चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन जो है, ठीक है, ये कैसे आता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर और है, मतलब क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट भी जो है और रेट चेंज शेयर स्ट्रेन भी वो सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए ये वाला ये 5 और 6 लेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये देख रहे हैं ना, ये वाला, हाँ, अब ये मान लीजिए ये जो कार्व लाइन है, ये कार्व लाइन कैसे होता है, ये कार्व लाइन होता है पैराबोला, है ना, ये होता है आपका पैराबोला, ये पैराबोला नेचर का होता है। तो ये कार्व हम लोगों को कैसे मिला, जैसे V1 का जो लास्ट पॉइंट, V1 तो जीरो था, V2 का लास्ट पॉइंट, V3 का लास्ट पॉइंट, V4 का लास्ट पॉइंट, ऐसे करते 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 हम पूरा ये जो लास्ट पॉइंट था इसको ट्रेस करके एक कार्व बनाया, ठीक है, तो उसी से हम लोगों को ये पैराबोला मिला है ना। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आप लोग बात करेंगे रेट चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो ये V5 और V6 जो लेयर था, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, देखिए ये तो पैराबोला है, लेकिन ये dy डिस्टेंस मतलब क्या, V5 और V6 ये जो दो लेयर है, ठीक है, इसके बीच में जो गैप है ये बहुत ही कम है ना। तो ये अगर बहुत ही कम है तो ये वाला ये जो कार्व आ रहा है इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन पकड़ के चल सकते हैं। तो हम लोग अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा आपका, ये हो गया हमारा dy, है ना, ये वाला ये हो गया हमारा dy, ये हम लोग ये हमारा dy, ये dy स्ट्रेट लाइन वाला यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ किया, और ये है आपका वो जो ज्यादा जो वेलोसिटी चेंज हुआ, और इसके साथ ये जो पैराबोला कार्व होता है इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन पकड़ के चलते हैं, क्योंकि क्या है, ये dy हमारा बहुत ही छोटा है, मतलब ये वाला अगर ऐसे कार्व बना था, हम लोगों ने इतना छोटा पॉइंट लेके काम कर रहे तो उसको हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये dy ये वाला डिस्टेंस V5 और V6 का डिस्टेंस, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस जाएगा, ठीक है, ये तो dy, हमारा वेलोसिटी कितना हुआ था आपका d यू हुआ था, है ना, डी यू, और कितना टाइम के लिए चेंज हुआ, ये कितना डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी इनटू आपका चेंजिंग टाइम dt, है ना। तो हम लोगों को पता क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोगों को क्या पता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हमारा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डी यू इंटू डी टी डिवाइडेड बाई आपका डी वाई। और भी हम लोगों को पता है ये इसको भी डी थीटा लिखिए, क्योंकि हम सब छोटा लेके चल रहे हैं ना, तो टेन डी थीटा, ठीक है, टेन डी थीटा। तो अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है ना। अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो टेन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर टेन डी थीटा है, चलो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, डी यू इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई। अब क्या है, ये डी थीटा को अब डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, ये dt को हम लोग इस तरफ लेके आ गया, ऊपर क्या रहेगा, डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, ये हमारा निकल के आ गया, है ना। तो ये क्या है, ये डी यू बाई डी वाई, ये हमारा क्या था, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और डी थीटा बाई डी टी मतलब ये जो एंगल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ही बोलते हैं हमारा रेट चेंज ऑफ शियर स्ट्रेस। तो ये दो इक्वल हो गया, तो हम लोगों को ये हम लोग अभी बोल सकते हैं कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पर क्या, अगर आपको एमसीक्यू में पूछेगा तो आपको क्या बोलना है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ शियर स्ट्रेस, ये ऑप्शन अगर रहेगा तो इसमें आपको टिक करना। लेकिन जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, ठीक है, वो हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट देके करेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला देके करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रेस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई। तो इसको हम लोग इक्वल करते हैं म्यू देके, म्यू क्या है, विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी विस्कोसिटी के बारे में प्रॉपर्टीज में बात किया है। तो ये जो डायनामिक विस्कोसिटी है इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है, अगर ऐसा यूनिट देखेंगे तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल सेकंड भी बोलते हैं, क्यों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं, तो पास्कल इनटू सेकंड, ठीक है। ये भी बीच बीच में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट के डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पॉइस, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पॉइस के साथ आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर रिलेशन किया, मतलब कि सीजीएस के साथ एसआई का रिलेशन किया, तो 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका पूछ लेता है क्या, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट से बीच बीच में आपको मैथ दे देता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या, फ्लूइड रेस्ट में, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसका पास कोई शियर स्ट्रेस नहीं है। क्यों शियर स्ट्रेस नहीं है, देखिए अगर ये एक लेयर के साथ और एक लेयर के साथ फ्लो ही नहीं हो रहा है ना, तो शियर स्ट्रेस कैसे आएगा। और यहाँ पर क्या है, जो अगर तो क्या है, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसके पास अगर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसके नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, है ना। और व्हिच फ्लूइड हैज द जीरो शियर स्ट्रेस, इसको बोलते हैं इनविस्कस फ्लूइड। क्यों इनविस्कस फ्लूइड बोलते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या, रेट चेंज ऑफ शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर, ये विस्कोसिटी, मतलब कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो लेयर के साथ लेयर का रेजिस्टेंस का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फ्लो नहीं है, एक लेयर के ऊपर और एक लेयर है, तो विस्कोसिटी का तो कोई बात नहीं है। अगर विस्कोसिटी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग इनविस्कस फ्लूइड बोलेंगे। तो अगर फ्लूइड रेस्ट में है, अगर फ्लूइड अगर आपका रेस्ट में है तो आपका उसको हम लोग इनविस्कस फ्लूइड में, ये भी बहुत
एमसीक्यू में पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अगर 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 सेम फोर्स, ठीक है, आप ज्यादा एरिया के अगेंस्ट में देंगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर कम अगर ज्यादा एरिया में देंगे आपका प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन आप इजिली देखिए, अगर आप एक कोई गुब्बारा लेके अगर उंगली से आपको केवल उंगली से आपको उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होता है, लेकिन एक पिन लेके करेंगे गुब्बारे को आराम से वो ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि वो जो फोर्स आप उंगली से भी जो लगा रहे थे और आपका नीडल से भी सेम ही लगा है, लेकिन क्या है, जो नीडल से लगा है उसका आपका प्रेशर ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें आपका जो नीडल था उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो बहुत ही माइनर था, बहुत ही छोटा था, तो इसलिए क्या हुआ, उसमें प्रेशर ज्यादा डेवलप किया क्योंकि उसका एरिया कम था। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इसका यूनिट क्या, फोर्स का यूनिट है हमारा न्यूटन और आपका एरिया का यूनिट है आपका मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर के कन्वर्सन के लिए, ठीक है। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01325 बार। अब ये बार क्या है, ठीक है, ये बार है आपका, ये बार का एक रिलेशन है, वन बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो हमारा क्या हो गया, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है आपका एटमॉस्फेरिक। और क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, ये तो बार में हो गया। नेक्स्ट है आपका, हम लोग मतलब जब छोटे थे तब ये क्लास 7 में पढ़ते थे 76 mm ऑफ एच जी। इसको हम लोग अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे 76 mm ऑफ एच जी, और 1 mm ऑफ एच जी को 1 mm ऑफ एच जी को हम लोग 1 टॉर भी बोलते हैं, है ना, 1 टॉर भी बोला जाता है। और क्या है, और इसका कन्वर्सन, हाँ यही आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज याद रख सकते हैं, 1 बार इज इक्वल टू 14.5 psi होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा कभी बीच बीच में क्वेश्चन दे देते हैं, आप है एब्सोल्यूट प्रेशर और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर में कि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली गेज प्रेशर बहुत यूज करते हैं, ठीक है। गेज प्रेशर क्यों यूज करते हैं, ठीक है, 14.5 psi, ठीक है। ये था, अब हो गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का ये फॉर्मूला मतलब यहाँ से छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी दे देते हैं, क्या है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, है ना। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब समझ में, अगर देखिए हम लोग जो पाइप लाइन में देखेंगे, जहाँ कोई भी अगर किसी ने इंडस्ट्री या बाहर भी देखेंगे तो एक प्रेशर गेज लगा रहता है। अगर प्रेशर गेज में जो मतलब पाइप लाइन के ऊपर वो इंस्टॉल्ड है, उसमें अगर कोई उसका भाग ऑफ है तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर गेज में कितना रीडिंग दिखाते हैं, 0। मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो लोग 0 पकड़ के चलते हैं, प्रेशर गेज, ठीक है। लेकिन अगर हमने वो वाल्व ऑन कर दिया पाइप लाइन का, तो क्या उसमें फ्लूइड जाना स्टार्ट हो गया। तो आपको अगर प्रेशर गेज दिखा रहा है 5 बार, तो वो क्या है, वो 5 बार जो दिखा रहा है वो है आपका गेज प्रेशर। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि गेज प्रेशर इतना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारा 1.01325 बार, है ना। तो 5 बार प्लस 1.01325 बार, तो टोटल आपका 6.01325 बार, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है ना। अगर आपको नेगेटिव में प्रेशर मापना है, मान लीजिए आपको आपका जो प्रेशर गेज है, ठीक है, वो किसी पंप का सक्शन पाइप के साथ कनेक्टेड है, तो उसमें तो नेगेटिव प्रेशर आएगा। तो तब क्या करेंगे, नेगेटिव प्रेशर का सेम फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जो गेज प्रेशर है वो कैसे आएगा, माइनस में आएगा। तो मान लीजिए -2 बार जो है आपका गेज प्रेशर है। तो अगर आपको बोला जाएगा वो जो पाइप लाइन था सक्शन लाइन, उसमें एटमॉस्फेरिक उसका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या था, तो आप यहाँ पर 1.01325 आप यहाँ पर ऐड करने, तो -2 था ऑलरेडी, तो ये आपका माइनस करके जितना भी आएगा, ठीक है, कितना आएगा 0.98 ऐसे कुछ आएगा, 0.98 समथिंग, ठीक है। तो अब बार आपका माइनस में आएगा, है ना। तो ये है आपका क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, ये है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पर ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है क्या, ये देखिए ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये लाइन जो था जब आपका पाइप मतलब सिस्टम में आपका पाइप वाल्व ऑफ था, तब ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें आपको 0 दिखा रहा था। जब आपने ऑन किया गेज प्रेशर यहाँ पर आपका 5 बार चला गया, ठीक है, ऊपर की तरफ चला गया, मतलब 5 बार चला गया। तो आपका जो आपका गेज प्रेशर क्या हुआ 5 बार, लेकिन जो एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ वो कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है। ये वाला पूरा हो गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, क्यों, ये आपका गेज प्रेशर प्लस ये वाला पोर्शन तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही है ना, इतना तक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अगर आप लोग नीचे आएंगे यहाँ पर जैसे
जैसे -2 बार हम लोगों ने पकड़ के चला था, जब नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, यहाँ से इतना तक था रहेगा, तो ये तो ऑलरेडी माइनस में ही है ना, यहाँ तक तो हम लोग 0 पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये वाला फॉर्मूला को याद रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्या आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर कौन है, जो हम लोग कोई भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से जो मापते हैं वही है आपका गेज प्रेशर, है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पास्कल लो, ठीक है। पास्कल लो क्या है, तो पास्कल लो यहाँ पर क्या है, जो प्रेशर इंटेंसिटी है, अगर फ्लूइड रेस्ट में है, तो फ्लूइड अगर रेस्ट में है, जो प्रेशर इंटेंसिटी है ऑल डायरेक्शन में सेम रहेगा, है ना, सभी डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फ्लूइड आपका एक कंटेनर के अंदर है, ठीक है, ये पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, चारों तरफ से जो प्रेशर है P1 P2 P3 P4 ये सब सेम रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या, P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू P3 इजिकल टू P4। तो ये पास्कल लॉ को हम लोग यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं, जितना भी हाइड्रोलिक्स जैक है, ठीक है, जितना भी हाइड्रोलिक्स का सिस्टम है, सब हम लोग ये हाइड्रोलिक्स पास्कल लॉ के ऊपर काम करते हैं। हाइड्रोलिक जॉ हो गया आपका, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ठीक है, ये सब आपको ये पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है। तो ये कैसे काम करते हैं, और हर तरफ तो प्रेशर सेम रहेगा। मान लीजिए ये एक आपका हाइड्रोलिक प्रेस है ना, तो यहाँ पर क्या, ये जो लोड है W, यहाँ पर ये मान लीजिए ये कार है आपका, ठीक है, ये आपका कार है, तो इसको आपको लिफ्ट करना है। तो इसको लिफ्ट करने के लिए ये प्लंजर से यहाँ तक हम लोग प्रेशर देंगे, कि इतना बड़ा कार को अगर हम लोग लिफ्ट करने के लिए प्रेशर देंगे, हम लोग मैक्सिमम कितना कम प्रेशर देके इसको लिफ्ट कर सकते हैं वो देखेंगे, इसलिए हाइड्रोलिक प्रेस यूज होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, मतलब चारों तरफ प्रेशर सेम रहेगा। देखिए ये जो रैम है, रैम के ऊपर आपको जो वेट आपको लिफ्ट करना है वो रहेगा, ठीक है। इस तरफ जो प्लंजर है, इसमें हम लोग वो आपका प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये जो रैम है, अगर इसको क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे, ये बहुत ही बड़ा है ना, और जो प्लंजर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है। तो प्लंजर में हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, रैम में हम लोगों को जो चीज उठाना है, ठीक है, जो वेट उठाना है उसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही है कि दोनों तरफ प्रेशर सेम रहेगा। मतलब क्या, P1 इजिकल टू P2 होगा, P1 इजिकल टू P2, तो P1 प्रेशर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो F1 A1 A1 किसका एरिया, ये आपका प्लंजर का जो ये क्रॉस सेक्शन का जो है ये इसका एरिया डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग जो रैम है इसका अगर देखेंगे, इसका आपका प्रेशर क्या है, आपका F2 डिवाइडेड बाय A2। A2 क्या है, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो, प्लस A2 क्या है, ये आपका रैम का एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये यहाँ से छोटा छोटा मैथ आता है। हाँ, यहाँ पर भी एक मैथ भी दिया है, देखिए ये हम लोग कर लेते हैं। ये बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस, मुझे जो प्रेस हैज द रैम इज 20 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर, मतलब रैम का डायमीटर दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ये वाला है इसका 20 सेंटीमीटर डायमीटर, ये वाला डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। मुझे एंड ये प्लंजर हैज द 3 सेंटीमीटर डायमीटर, ये प्लंजर का जो आपका क्रॉस सेक्शन, ये जो डायमीटर है ये 3 सेंटीमीटर दे दिया गया। वो यूज टू लिफ्ट ए वेट ऑफ 30 किलो न्यूटन, मतलब ये जो कार बोल रहे थे, ये W इक्वल टू कितना दिया है, 30 किलो न्यूटन, है ना। तो बोल रहे हैं फाइंड द रिक्वायर्ड एट द प्लंजर, मुझे कितना फोर्स हमको इधर देना है जो ये आपका 30 किलो न्यूटन मतलब लिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है क्या, प्रेशर दोनों तरफ सेम होगा, P1 इक्वल टू P2। अब क्या हुआ, प्रेशर को हम लोग फोर्स बाय एरिया से ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैलकुलेट मतलब एक्सप्लोड करके F1 बाय A1 इक्वल टू F2 बाय A2। अब क्या है, यहाँ पर देखो कौन कौन सा चीज का टाइम, ये F1 हम लोगों को निकालना है। F1 तो हम लोग यहाँ पर प्लंजर के ऊपर, तो F1 हम लोगों को निकालना है ना। अब A1 क्या है, A1 है आपका ये जो प्लंजर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया क्या है, ये डायमीटर एरिया है, मतलब π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या है, ये क्या है 3, मतलब 3 स्क्वायर, है ना, डायमीटर दे देंगे। और F2 क्या है, F2 है हमारा वेट, वेट कितना है 30 किलो न्यूटन, है ना, 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय A2 क्या है, यहाँ पर ये क्या है π/4 इंटू A2, मतलब रैम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, रैम का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 20, तो ये आपका 20 का स्क्वायर हो गया। तो π/4 कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, और कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 400 F1 इजिकल टू 3 9 एंड 2 7, हाँ हो गया, 1 0 आपका यहाँ से चला गया। तो F1 इजिकल टू क्या हो गया 27/40, इतना किलो न्यूटन में आएगा, है ना। तो देखिए एक से भी कम, तो मतलब कि हम लोग 30 किलो न्यूटन को उठा रहे हैं, एक से भी कम आपका
क्या बोलेंगे, फोर्स देके। तो यही है हाइड्रोलिक प्रेस का मतलब एडवांटेज। ये हम लोग एज ए पास्कल लॉ का एप्लीकेशन देके करते हैं। ये वाला मैथ, ऐसे वाला मैथ बहुत आता है, ठीक है। अब लोग और एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर हम लोग जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तब भी हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक लॉ। हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या बोला है, द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट, और किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक लॉ ने ऐसा बोला, मतलब क्या है, देखिए ये जो इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, इस पॉइंट में जो इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर होगा, इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर होगा, इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करे, ये जो फ्लूइड है इसका स्पेसिफिक आपका वेट और इसका हाइट के ऊपर डिपेंड करे। तो मान लीजिए ये तीनों फ्लूइड हम लोगों ने सेम फ्लूइड रखा है, ठीक है, लेकिन इसका शेप देखिए अलग, लेकिन ये जो हाइट है, हाइट तीनों का सेम है, मतलब यही तीनों का सेम है। तो इस सेम लिक्विड है, मतलब लिक्विड सेम है, मतलब क्या, डब्ल्यू सभी का सेम है, एच सभी का सेम है, लेकिन ये देखने में अलग अलग है। मतलब कि इसका जो प्रेशर का इंटेंसिटी है बॉटम पोर्शन में ये सेम होगा, तीनों में ही सेम होगा। क्यों होगा तीनों में सेम, देखिए क्यों, अब देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही मतलब वाइड है, ये और भी वाइड है, और ये बहुत ही नैरो है, तब भी इसका जो इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर है वो सेम रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक वेट और आपका हाइट, ठीक है, हाइट के ऊपर डिपेंड, हाइट तीनों का सेम है, लेकिन ये देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही अलग अलग है, लेकिन तब भी आपका ये इंटेंसिटी ऑफ द जो प्रेशर है वो आपका स्पेसिफिक वेट और आपका जो आपका हाइट है, ठीक है, जो हेड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ फ्लूइड्स। ये क्या है, आइडियल फ्लूइड। देखिए ये चीज आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए, आइडियल बोल के ये यूनिवर्स में कुछ नहीं होता है। आइडियल कोई चीज हो ही नहीं सकती, कोई आइडियल पर्सन भी नहीं हो सकता, कोई आइडियल मतलब आइडियल कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आइडियल होने, आइडियल हमारा एक गॉड की तरह है, हम गॉड भी नहीं है, आइडियल की तरफ हम लोग होना चाहते हैं, ठीक है। तो आइडियल हमारा फोकस पॉइंट है, लेकिन आइडियल बोल के कुछ नहीं होता है। तो सेम आइडियल फ्लूइड भी कुछ नहीं है, आइडियल फ्लूइड नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, आइडियल फ्लूइड की तरफ होने का कोशिश करते हैं सभी फ्लूइड, ठीक है, तो उसको अच्छा फ्लूइड बोला जाएगा। क्योंकि आइडियल फ्लूइड किसको बोलते हैं, जो इनकॉम्प्रेसिबल है, और आपका जिसका कोई विस्कोसिटी नहीं है वो है, ऐसा फ्लूइड ही एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। यूनिवर्स में ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करते। अब क्या है, रियल फ्लूइड, के रियल फ्लूइड है नॉर्मल फ्लूइड जो लोग हम लोग यूज करते हैं, क्या है, जिसको हम लोग थोड़ा बहुत कंप्रेस भी कर सकते हैं, और आपका विस्कोसिटी भी है, वो है आपका रियल फ्लूइड। मतलब हर हमारा जो काम होगा, काम होता है वो रियल फ्लूइड से होता है, आइडियल फ्लूइड बोल के कुछ नहीं है। अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड है जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को आपको क्या बोलते हैं, फॉलो करेगा। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा, क्या है आपका शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो ये और आपका और क्या था, रेट चेंज ऑफ शियर स्ट्रेस डी थीटा बाई डी, ठीक है। जो जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा वो है न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे आपका वाटर हो गया, यार हो गया, आपका ग्लिसरीन हो गया, ठीक है। और आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा, वो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे आपका टूथपेस्ट, ब्लड, पेन, ठीक है, केचप, ये सब है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते, मतलब कि शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेस। और जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसके लिए शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ फ्लूइड, कितना फ्लूइड है हमारा, ठीक है। जैसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इसमें न्यूटोनियन फ्लूइड है। देखिए ये जो रेड लाइन है ना, इसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। पहले ये फॉर्मूला के बारे में बात करने देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये एक एम और एक एन है, ठीक है, ये दो क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये एम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। मतलब क्या ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, ये इंडिकेट करता है ये जो जो फ्लूइड है वो कितना थिक है, उसका विस्कोसिटी क्या है, वो डिनोट करते हैं ये एम। और एन क्या, एन है इसका फ्लो इंडेक्स डिपेंड करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर करेंगे, देखिए हम लोगों को पता है कि न्यूटोनियन फ्लूइड इसको बोल रहे हैं, तो न्यूटोनियन फ्लूइड के ये इज इक्वल टू 1 होता है ना, मतलब फ्लो इंडेक्स इसका 1 होता है। अब क्या इसमें हम लोगों को क्या पता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट चेंज ऑफ शियर स्ट्रेंथ। तो इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट लेके चला है। तो क्या मतलब क्या, अगर इस पॉइंट में आप देखेंगे, ठीक है, इसका कुछ वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इस पॉइंट हो गया आपका शियर स्ट्रेस। दूसरा अगर ऊपर की तरफ और मूव करेंगे तो क्या आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बढ़ेगा और आपका शियर स्ट्रेस भी बढ़ेगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी ग्रेडियंट, शियर स्ट्रेस बढ़ेगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बढ़ेगा। जैसे तो इसके लिए ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। अब क्या है, अब ये है आपका डिलेटेंट फ्लूइड। डिलेटेंट फ्लूइड क्या है,
ये जो डिलेटेड फ्लूइड है, ठीक है, ये है शियर थिकर फ्लूइड। मतलब क्या, इसके ऊपर अगर आप शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, अगर शियर स्ट्रेस आप लोग अप्लाई करेंगे तो इसका विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि वो ठीक होता जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों को क्या है, हम लोग जब चिली चिकन बनाते हैं, ठीक है, तब क्या है, हम लोग कॉर्नफ्लावर यूज करते हैं। तो कॉर्नफ्लावर को अगर आप लोग कभी घुमाएंगे तो उसमें क्या होता है, कॉर्नफ्लावर आपका क्या बोलते हैं, ठीक होता जाता है, जितना घुमाएंगे उतना ठीक होता जाएगा। जैसे हम लोग जब रसगुल्ला बनाते हैं, ठीक है, उसका जो वो आपका क्या बोलेंगे, जो रॉस होता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग जितना घुमाएंगे वो उतना ठीक होता जाता है। मतलब क्या है, इसलिए इसको शियर थिकर फ्लूइड बोलते हैं। मतलब क्या, अगर उसके ऊपर आप शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो आपका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपका स्यूडोप्लास्टिक यहाँ पर n इक्वल टू ग्रेटर देन 1। स्यूडोप्लास्टिक में ये फ्लो इंडेक्स है लेस देन 1। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं शियर थिनर फ्लूइड। मतलब क्या है, अगर आप जितना भी शियर स्ट्रेस इसके ऊपर अगर अप्लाई करेंगे, तो अगर शियर स्ट्रेस आपके ऊपर इसका अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो विस्कोसिटी है डिक्रीज हो जाएगा, है ना, मतलब ये थीन होता जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्या है, बिंघम प्लास्टिक। तो बिंघम प्लास्टिक क्या है, बिंघम प्लास्टिक, देखिए बिंघम प्लास्टिक क्या है, ये कुछ स्ट्रेस लेने के बाद, ठीक है, कुछ शेयर स्ट्रेस लेने के बाद ये एज ए न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह काम कर रहा है। मतलब कि न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह, ये देखिए जो आपका इसका लाइन है ये पैरेलल दिखेगा आपको, लेकिन कुछ स्ट्रेस के बाद, ये जो स्ट्रेस है इसको बोलते हैं इल स्ट्रेस, है ना। ये इल स्ट्रेस के बाद, कुछ इल स्ट्रेस के बाद ये ऐसे आपका न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेव करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, हमारा टूथपेस्ट। क्योंकि हम लोग जब सुबह उठेंगे तो अगर टूथपेस्ट यूज करेंगे तो पहले हम लोगों ने प्रेस किया, ठीक है, तो जब प्रेस करना थोड़ा प्रेस हुआ तो लेकिन टूथपेस्ट नहीं निकलते, लेकिन उसके बाद आपका टूथपेस्ट निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब तक आपका आप प्रेस कर रहे हैं नहीं निकल रहे, तब क्या है, ये इल स्ट्रेस को कवर कर रहे हैं। जब वो इल स्ट्रेस को ये कवर हो जाएगा, तब जब आप थोड़ा भी प्रेस करेंगे तो वहां से आप लोगों को टूथपेस्ट निकलना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं आपका बिंघम प्लास्टिक। अब क्या है, ये आपका क्या है, थिक्सोटोपिक। थिक्सोटोपिक में क्या होता है, थिक्सोटोपिक ये आपको शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने के टाइम, ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड बोलते हैं। मतलब कि अगर इसको अगर ज्यादा टाइम तक आप रख देंगे तो ये क्या होगा, थीन होता जाएगा। ठीक है, मतलब अब इसको अगर जैसे अगर अब हनी को अगर आप ज्यादा टाइम तक घर में रखेंगे तो क्या होता जाएगा, थीन होता जाएगा। मतलब कि उसका थीन हो जाएगा, मतलब कि उसका विस्कोसिटी कम होता जाता है। अगर टाइम आपने ज्यादा टाइम तक रख दिया तो इसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रियोपेक्टिक, ठीक है, वो जो रियोपेक्टिक उसका उल्टा है। मतलब कि अगर आप इसको ज्यादा टाइम तक ये वाला फ्लूइड को अगर आपने स्टोर करके रख दिया तो इसका क्या, इसको विस्कोसिटी आपको ज्यादा हो जाएगा। जैसे कोई लुब्रिकेंट, अगर कोई भी अगर लुब्रिकेंट आप घर में यूज ना करके घर में रख देंगे तो क्या उसका जो विस्कोसिटी है वो आपका बढ़ जाएगा, मतलब कि वो ठीक होता जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग जो एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका डिलेटेड फ्लूइड, ठीक है, और शियर थिकर फ्लूइड। शियर थिकर फ्लूइड मतलब कि इसको अगर हम लोग शियर स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो ठीक होता जा रहा है। ठीक है, तो मेनली ये शियर थिकर फ्लूइड नाम देके नहीं देते। ठीक है, ये वाला नाम को याद रखना, डिलेटेड फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्या है, कॉर्न स्टार्च इन वाटर। मतलब कि हम लोगों ने जो कॉर्नफ्लावर का बात किया, ठीक है, चिली चिकन वाला। और क्या है, ये वेट सैंड, ठीक है, क्विक सैंड, ये है इसका एग्जांपल। ये एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक शियर थिनर, मतलब कि हम लोग शियर स्ट्रेस अगर अप्लाई करेंगे वो ठीक होता जाएगा। जैसे ब्लड, ठीक है, ब्लड को अगर हम घुमाएंगे, ठीक है, ब्लड तो देखिए, ब्लड तो हम लोग नहीं मतलब देखते हैं, हम लोगों का हालत खराब हो जाता है। लेकिन ये हम लोगों को पेंट आप लोगों ने देखा होगा, जब घर में पेंट होता है ना, अगर उसको जितना घुमाएंगे ना वो क्या होता है, उतना थीन होता जाता है। ठीक है, शैम्पू, ठीक है, पॉलीमर सॉल्यूशन, ये सब है आपका स्यूडोप्लास्टिक का एग्जांपल। ये एग्जांपल बहुत बार पूछे, जैसे हम लोग बिंघम प्लास्टिक बोले, टूथपेस्ट, मायोनीज, जो क्ले सस्पेंशन, ये सब है आपका क्या बोलते हैं, बिंघम प्लास्टिक का एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका थिक्सोटोपिक। थिक्सोटोपिक हम लोग किसको बोला, जिसको हम टाइम के साथ रख देंगे तो उसको क्या हो जाएगा, उसका विस्कोसिटी कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे ड्रिलिंग मड, ठीक है, ड्रिलिंग मड को आप लोग अगर ज्यादा टाइम रख देंगे तो वो थीन होता जाएगा। ठीक है, मतलब विस्कोसिटी कम हो जाएगा। आपका हनी, ठीक है, जेल, पिंटारिंग्स, ये सब क्या है, इसको अगर आप ज्यादा टाइम तक रख देंगे तो इसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। कोई भी शेयर स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ इसका आपका विस्कोसिटी कम होता जाएगा। नेक्स्ट है रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक उल्टा है कि अगर इसको आप लोग ज्यादा टाइम तक रख देंगे, ठीक है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, इसका जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल है आपका जिप्सम पेस्ट, ठीक है, क्रीम, लुब्रिकेंट, ये सब है इसका एग्जांपल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। ठीक है, हम लोग जो प्रेशर मेजर करते हैं दो तरह से, दो चीज के लिए प्रेशर मेजर करते हैं। एक है आपका ये मैनोमीटर, ठीक है, एक है आपका मैनोमीटर और दूसरा है आपका मैकेनिकल गेज, है ना। एक है मैनोमीटर और दूसरा है आपका मैकेनिकल गेज। तो ये जो मैनोमीटर है ये मेनली आपका लो प्रेशर के लिए यूज होता है, और ये आपका हाई प्रेशर के लिए आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये लो प्रेशर के लिए यूज होता है मैनोमीटर। तो सबसे अगर नॉर्मल अगर सिंपलेस्ट टाइप को मैनोमीटर देखेंगे वो है पीजोमीटर। तो ये पीजोमीटर कैसे काम करते हैं पहले देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक पाइपलाइन था, ठीक है, ये पाइपलाइन था, इसमें आपका
पानी जा रहा था। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये ऐसा वाला एक चीज़ आता है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए ये छोड़ दीजिए, ठीक है, मान लीजिए यही है वो पाइप है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन काट के दिया, ये यहाँ से पानी जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ऐसे हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया, तो इसका प्रेशर था पी, तो इसको क्या करेंगे, ये पाइप के साथ इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। पीजोमीटर देखने में एक राइट एंगल आपका ट्यूब की तरह रहता है, ठीक है, यहाँ पर मार्किंग रहता है, यहाँ पर मार्किंग रहता है ना, यहाँ पर मार्किंग रहता है, इस ट्यूब के बॉडी में मार्किंग रहता है। तो जैसे हम लोगों ने इसको मतलब, और ओपोनेंट आपका क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर में ओपन रहेगा। जैसे हम लोग इसके साथ पाइप में कनेक्ट करेंगे तो हमें प्रेशर में, ठीक है, वो इसके तरफ आके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो जितना प्रेशर रहेगा, ठीक है, इस पाइप में जितना प्रेशर रहेगा, ये हाइट उतना ज्यादा रहेगा। तो अगर ज्यादा हाई प्रेशर में मैंने हम लोगों ने पीजोमीटर यूज कर दिया तो क्या करेगा, यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। तो हम लोग हाई प्रेशर के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, गैस के लिए भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों गैस के लिए नहीं यूज करते, गैस है रहेगा तो यहाँ से गैस पूरा आपका निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये लिक्विड के लिए यूज होता है, लो प्रेशर के लिए, जो एच आपको अल्टीमेट नहीं था। नहीं तो आपको क्या करे, ये आपका जो पीजोमीटर है इसका ट्यूब बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है कि अब हर बड़ा बड़ा आपको ये वाला ट्यूब यूज करे। तो ये क्या होता है, आपका पीजोमीटर लो प्रेशर के लिए यूज होता है। तो ये जो, तो इसका प्रेशर इनसाइड जैसे हम लोगों ने ये कनेक्ट कर दिया, हम लोग क्योंकि यहाँ पर बॉडी में मार्किंग रहता है, ठीक है, मार्किंग रहता है, तो वो बॉडी देख के बोल देंगे क्या ये हाइट इतना गया है। हम लोग प्रेशर कैसे निकालेंगे, हम लोगों को क्या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू एच। तो डब्ल्यू को डब्ल्यू क्या, स्पेसिफिक, तो डब्ल्यू की हम लोग रो जी एच, रो क्या है आपका डेंसिटी है, ये जो फ्लूइड था। और इसमें क्या है, कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड नहीं यूज किया, जो पाइप के अंदर जो पाइप जा रहा था वही आपका ये एच डिस्टेंस ले लिया, तो क्या हो गया, ये रो जी एच। रो क्या है, रो है आपका जो फ्लूइड इसके अंदर जा रहा था उसका आपका डेंसिटी, जी है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये एच, एच तो हम लोगों को मिल गया। और जो फ्लूइड जा रहा था उसका हम लोगों को रो पता रहेगा, मतलब उसका डेंसिटी क्या है, और यहाँ से हम लोग हाइट हम लोगों को पीजोमीटर का बॉडी से मिल जाएगा, जी तो कॉमन है सभी के लिए। तो ये क्या है, जो मैनोमीटर है ये आपका लो प्रेशर के लिए यूज होता है ना। तो इसमें हाई प्रेशर के लिए यूज नहीं होता है। और ये क्या है, नॉट यूज इन वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर में भी यूज नहीं होता। क्यों, अगर यहाँ पर अगर वैक्यूम प्रेशर में ये वाला पाइप मान लीजिए वैक्यूम प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये कि ये एटमोस्फेयर से एयर खींच लेगा, तो वो हम लोग को वैक्यूम प्रेशर में काम नहीं करता। और इसमें कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड नहीं यूज होता है, इसके अंदर भी जो आपका फ्लूइड रहेगा वही आपका ये हेड देगा, ठीक है। और ये ज्यादा मतलब हाई हाई प्रेशर के लिए इसलिए नहीं यूज होता है कि एटमोस्फेयर एक्सपोज है, तो नहीं तो अगर हाई प्रेशर है तो एक भी बड़ा हो जाएगा, और अगर उसको इतना बड़ा ट्यूब नहीं मिला तो वो बाहर चला जाए, इसलिए आपको लो प्रेशर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। जो यूट्यूब मैनोमीटर है ये क्या है, उसी टाइप का पीजोमीटर का आपका मॉडिफिकेशन वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि इसका इसमें भी पानी है, ठीक है। ये आधा दिखा रहा है लेकिन आधा नहीं है, पूरा ही पानी है, ठीक है, मतलब पूरा ही लिक्विड है, जो भी फ्लूइड है पूरा में है। तो इसमें क्या है, ये ऐसे यू शेप का होता है, इसलिए इसको यूट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज होता है। जैसे राइट लिप और लेफ्ट लिप क्या है, राइट लिप और लेफ्ट लिप है, मतलब कि ये जो यूट्यूब जो है, ठीक है, इसको अगर बीच से हम लोग क्रॉस करेंगे, मतलब सेक्शन काटेंगे, तो क्या है, जो लेफ्ट साइड में जो आपका ट्यूब पड़ेगा उसको बोलते हैं लिप, जो राइट साइड में पड़ेगा उसको बोलते हैं राइट लिप। अब क्या है, जो मान लीजिए इसके अंदर आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड था, जब अब ये पर क्या मैनोमेट्रिक फ्लूइड था, तो अब क्या है, ये पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया, ये पाइप में आपका वो जो फ्लूइड है वो या लिक्विड जा रहा है ना, ठीक है, इसके इसके अंदर में जा रहा था। तो इसके साथ हम लोगों ने यूट्यूब मैनोमीटर आके इंस्टॉल कर दिया ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पानी है इसके अंदर ये पी पकड़ के चलेगी, ठीक है, ये पाइप के अंदर जो प्रेशर था वो पी है, वही हम लोगों को निकालना है, जो पाइप के अंदर कितना प्रेशर जा रहा है। तो ये क्या है, ये आपका जो पाइप है, ये पाइप के अंदर तो पानी बह रहा था, ये पानी नॉर्मली बहेगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो पाइप के अंदर जो प्रेशर है, तो वो प्रेशर क्या है, ये यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब ये ट्यूब के अंदर आके ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड को आपका आपको प्रेशर देगा। और यहाँ पर जो राइट लिप है उसका जो राइट लिप में ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसको रेज कर देगा। पहले क्या था, जब हम लोगों ने क्या बोलेंगे, मैनोमीटर को, यूट्यूब मैनोमीटर को हम लोगों ने पाइप में इंस्टॉल नहीं किया था, तब इसका लिक्विड लेवल ऐसा था, इसमें कहीं ये ऊपर नहीं था, ठीक है, ये वाला पोर्शन इधर था। लेकिन आप प्रेशर देके क्या किया, इसको आपको ऊपर रखा दिया। तो यहाँ पर जो तो अब पाइप का जो प्रेशर निकलने का फॉर्मूला क्या है, मेन चीज क्या है, मेन चीज है आपका जो लेफ्ट साइड में, ठीक है। हाँ, पहले और एक चीज, ये डेटम लाइन, ये जो जहां से हम लोग रेफरेंस लाइन पकड़ के चल रहे हैं, जहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे, जो हमारा डेटम लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, कौन सा है, जहां पर आपका सिस्टम का फ्लूइड और मैनोमेट्रिक फ्लूइड इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, जहां पर आपका सिस्टम का फ्लूइड और आपका मैनोमेट्रिक का फ्लूइड इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट पकड़ के चलेंगे, है ना। तो ये वाला क्या हो गया आपका H1।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा जेड जेड लाइन है आपका रेफरेंस लाइन है ना। रेफरेंस लाइन क्या है, जेड जेड वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिस्टम का फ्लूइड और मैनोमेट्रिक फ्लूइड को इंसर्ट इंसर्ट सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो यही है हमारा डेटम लाइन। अब क्या करेंगे, ये डेटम लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में जितना भी प्रेशर है और डेटम लाइन का राइट साइड में जितना भी प्रेशर है उसको हम लोगों को इक्वल करना है। तो हमारा ये क्या है, डेटम लाइन। तो डेटम लाइन का आपका लेफ्ट साइड में क्या है प्रेशर है, ये एक पाइप का प्रेशर था वो पी था, और आपका ये इसके ये H1 के वजह से जो प्रेशर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, रो 1 GH। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में क्या है, देखो राइट साइड में तो कुछ नहीं है, सिर्फ H2 है। H2 के वजह से क्या प्रेशर आएगा, H2 आपका G इंटू H2। ये इक्वल करके हम लोगों को क्या है, पाइप का प्रेशर निकालना है, मतलब P निकालना है। तो P इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, रो 2 GH2 माइनस रो 1 GH1। तो हम लोगों को क्या है, रो पता है, रो 2 पता है, ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज कर रहे थे। ठीक है, H2 हम लोगों को यहाँ से ट्यूब का बॉडी से मिल जाएगा। ठीक है, ये H1 भी हमारा ट्यूब का बॉडी से मिल जाएगा। और आप लोगों को जो रोल है, ये है आपका सिस्टम का फ्लूइड, मतलब जो पाइप के अंदर जा रहा था वो वाला फ्लूइड। ठीक है, उसका हम लोगों को डेंसिटी पता रहेगा, तो इसी हिसाब से हम लोग पी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही है मेन कॉन्सेप्ट। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों को कुछ भी अगर हम लोगों को मैनोमीटर में क्या बोलते हैं प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटम लाइन का लेफ्ट साइड का प्रेशर इज इक्वल टू डेटम लाइन का राइट साइड का प्रेशर को इक्वल करेंगे, तब हम लोगों को E2 मैनोमीटर का प्रेशर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये E2 मैनोमीटर यूज करके हम लोग नेगेटिव प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए जब इनिशियल कंडीशन में था तब कैसा था हमारा फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऐसा था, है ना, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ था। लेकिन जब हम लोगों ने इसको नेगेटिव प्रेशर के साथ कनेक्ट किया, ये वाला पाइप को नेगेटिव प्रेशर के साथ कनेक्ट किया, तो नेगेटिव प्रेशर क्या रहेगा, ये पूरा ही है। ठीक है, मान लीजिए नेगेटिव, ये सब पंप का सक्शन लाइन है। ठीक है, तो सक्शन लाइन में, पंप का सक्शन लाइन में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव प्रेशर ये वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड को खींचेगा। ठीक है, तो खींचेगा, ठीक है, इट्स ओके, खींचेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो पहले हमारा लाइन कैसा था, ऐसा था, तो ये वाला आपका क्या हो गया अभी, लेकिन हम लोगों को ये तो पता नहीं चाहिए कहाँ से हम लोग डेटा लाइन पकड़ेंगे। तो अब क्या हो, ये हो गया हमारा डेटा लाइन। तो ये यहाँ से इतना डिस्टेंस था, तो ये हो गया क्या H2, और ऊपर वाला हो गया H1। तो हम लोग लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड करेंगे, तो क्या है, इसका प्रेशर था P, राइट साइड में कुछ नहीं है, डेटा लाइन के ऊपर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर H1 प्लस ये H1 के वजह से जो प्रेशर आ रहा था प्लस H2 की वजह से जो प्रेशर आ रहा था, राइट साइड में कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम लोग आपको पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो निकल सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, इंक्लाइन मैनोमीटर। इंक्लाइन मैनोमीटर, इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर, तो ये क्या है, ये नॉर्मली यूट्यूब मैनोमीटर था, इसका जो राइट लिम्ब है इसको हम लोग को नहीं इंक्लाइन किया। क्यों, क्योंकि ये अगर इंक्लाइन करेंगे तो ये जो आपका अंदर इस पाइप के जो अंदर में जो आपका हेड मिलेगा, मतलब जो फ्लूइड ट्रेवल करेगा वो ज्यादा करेगा। तो ज्यादा करेगा तो क्या होगा, इस पाइप में अगर बहुत कम प्रेशर को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना, इसके अंदर जो कम प्रेशर रहेगा उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये हो गया आपका डेटम लाइन। तो डेटम लाइन के लेफ्ट साइड में कौन कौन सा प्रेशर है, देखिए P है, पाइप के अंदर में जो प्रेशर था, प्लस उससे H1 की वजह से जो प्रेशर आएगा, मतलब कि रो 1 GH1 इज इक्वल टू राइट साइड में डेटम लाइन के ऊपर कौन सा प्रेशर है, राइट साइड के हमारा सिर्फ H2 की वजह से क्या प्रेशर आएगा, रो 2 आपका G इंटू H2। लेकिन यहाँ पर H2 देखिए ये वर्टिकली है, लेकिन हमारा जो ट्यूब का रेटिंग है, ट्यूब के बॉडी में तो मार्किंग रहता है, वो क्या है आपका इंक्लाइंड है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर थीटा एंगल में इंक्लाइंड है, तो हमारा तो जो रीडिंग आएगा वो एंगल में आएगा। तो वो एंगल को हम लोगों को आपका लीनियरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जो ट्यूब से मिल रहा है वो तो एल मिल रहा है ना, H2 तो नहीं मिल रहा है। तो H2 हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये एल और H2, ये आपका जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल से हम लोग निकाल सकते हैं, ये जो ट्रायंगल बना है। तो H2 इक्वल हम लोगों को क्या पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर और है आपका H2 और हाइपोटेनस क्या है एल। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, H2, तो H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू एल, है ना, साइन थीटा इंटू एल। तो यहाँ पर ये H2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, H2 की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू एल। तो H2 को क्रॉस करके हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू एल, बाकी पूरा सेम है। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। अब क्या है, देखिए यहाँ पर जो H2 है ना, ये H2 है, ठीक है, सॉरी जो एल है, ये लेंथ मेजर कर रहे हैं हम लोग एल। तो एल अगर निकलेंगे तो एल क्या बोलते हैं, कैसे निकलेगा, H2 बाई साइन थीटा, मतलब H2 को हम लोग
हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं H2 किंतु उसका थ्रू एल में कर रहे हैं, तो एल इजिकल टू H2 बाई साइन थीटा, तो हम लोग साइन थीटा देके डिवाइडेड कर रहे हैं, मतलब इसको आपका मैग्नीफाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ये कितना मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, 1 बाई साइन थीटा। क्यों? अब साइन थीटा का वैल्यू क्या है आपका, साइन थीटा साइन 90 डिग्री क्या है आपका, साइन 90 डिग्री 0 है, तो आपका कॉस 90 डिग्री सॉरी साइन 90 डिग्री क्या है, साइन 90 डिग्री क्या है, साइन कॉस 90 डिग्री सॉरी साइन 90 डिग्री क्या है, वो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1, ठीक है। लेकिन जब 90 डिग्री होगा तब क्या ये एंगल ऐसे हो जाएगा, तो अगर ये एंगल ऐसे हो गया तो आपका क्या होगा, वर्टिकली हो गया, तो हम लोगों को तो इंक्लाइन नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को कम करना पड़ेगा। तो अगर साइन 90 डिग्री 1 है सबसे ज्यादा वैल्यू, अगर उससे कोई भी एंगल आपका कम कम में आएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका भी वैल्यू आपको 1 से कम मिलेगा, तो 1 से कम मिलेगा तो ये मैग्नीफाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका सेंसिटिविटी, ये क्वेश्चन आता है, ये इंक्लाइन मैनोमीटर का सेंसिटिविटी और मैग्निफिकेशन क्या है, वो क्या है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ही प्रिसिशन मेजरमेंट के लिए यूज होता है ये इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर क्या है, यहाँ पर जैसे वहां पर एक पाइप था, यहाँ पर 2 पाइप में पानी जा रहा है, ठीक है, ये 2 पाइप के अंदर का प्रेशर डिफरेंस मेजर करने, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्या है, ये प्रेशर है H1, ये वाला पाइप में इस तरफ H1 के, ये डेटम लाइन पकड़ लिया है, तो डेटम लाइन के लिए यहाँ पर H1 के लिए क्या प्रेशर आएगा, रो1 H1G, इस तरफ और कुछ नहीं है, इस तरफ अगर आएंगे तो क्या HB है, और क्या H2 के लिए क्या प्रेशर आएगा, रो2 H2 इंटू जी, प्लस हो गया आपका H के लिए एक प्रेशर आएगा, H के लिए क्या आएगा आपका H आपका आएगा रो इंटू जी। आप यहाँ से डिफरेंस प्रेशर मेजर करने चाहते हैं, मतलब H1 माइनस HB प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, तो HA माइनस HB, इसको आप इस तरफ लेके आ जाएंगे, जो आएगा वो आपका हो गया डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करने के। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कॉन्सेप्ट ये क्या डेटम लाइन लेना है, डेटम लाइन के लेफ्ट साइड का प्रेशर इज इक्वल टू राइट साइड का प्रेशर, ठीक है। हाइट की वजह से क्या आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कि रो जी एच है ना, तो रो जी एच करके ये आपको निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट के 2 पॉइंट्स है डिफरेंट, यहाँ पर क्या था, ये जो डिफरेंशियल पाइप मेजर कर रहे थे ये दोनों एक ही मतलब सेम पॉइंट में था। अगर यहाँ पर क्या है, एक पाइप ऊपर है एक पाइप नीचे है, तो कुछ नहीं है, हम लोगों को सिर्फ लेफ्ट साइड और राइट साइड का प्रेशर का इक्वल करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है H1 प्लस H के वजह से H1 के वजह से क्या आ जाएगा रो जी H1, यहाँ पर H2 के वजह से क्या आ जाएगा आपका H2 रो2 और जी, और यहाँ पर H3 रो 3 इंटू जी प्लस आपका हो गया HB, ठीक है। मतलब दोनों तरफ इक्वल करने हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे भी हो। और यहाँ पर यहाँ पर जैसे क्या है इन्वर्टेड, देखिए इन्वर्टेड में हम लोग नॉर्मल जो मैनोमेट्रिक था यूट्यूब था, उसमें क्या कर रहे थे, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज कर रहे थे, ठीक है, उसका डेंसिटी क्या था, उसका जो डेंसिटी था वो बहुत ही ज्यादा था आपका सिस्टम का फ्लूइड का डेंसिटी से। लेकिन ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड का क्या है, डेंसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। ये जो मैनोमेट्रिक का डेंसिटी यहाँ पर क्या सिस्टम का फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो आपका ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, इसलिए ज्यादा रहेगा क्योंकि देखिए सभी में क्या था, ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा था इसलिए ये नीचे की तरफ एग्जिस्ट कर रहा था। अगर यहाँ पर आप लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपका सिस्टम के अंदर चला आएगा, ठीक है, और ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर में कौन रहता है, ऊपर में जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर में रहता है। तो इसलिए ये इन्वर्टेड जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है, इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज किया जाता है उसमें क्या है आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज किया जाता है उसका डेंसिटी और आपका उसका बोलेंगे स्पेसिफिक वेट क्या है आपका जो सिस्टम फ्लूइड है उससे कम रहता है। तो हम लोग ऐसा क्यों यूज किया, ऐसा यूज किया इसलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको प्रिसिशन मेजर होता है। क्यों प्रिसिशन मेजर होता है, अगर देखिए इसका अगर क्या बोलेंगे डेंसिटी कम रहेगा तो ये यहाँ पर क्या है, छोटा से छोटा प्रेशर के लिए ये क्या करेगा, इसको बहुत डिफ्लेक्ट ज्यादा कर देगा, है ना, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। तो ये प्रिसिशन छोटा छोटा डिफरेंस मेजर के लिए भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। जो ये वाला आपका नॉर्मल इंटू मैनोमीटर डिफरेंशियल नॉर्मल नॉर्मल इंटू मैनोमीटर नॉर्मल डिफरेंशियल इंटू मैनोमीटर आपको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। उसमें आपका इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर डिटेक्ट कर लेते हैं, छोटा से छोटा मेजरमेंट को भी ये लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑयल टाइप माइक्रोमैनोमीटर। ये सबसे प्रिसीशन आपका सबसे एक्यूरेट और प्रिसीशन सबसे एक्यूरेट, मतलब बहुत ही माइनर डिफरेंस को ये भी मेजर कर सकते हैं ऑयल टाइप माइक्रोमैनोमीटर, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंक्लाइन, लेकिन सबसे जो एक्यूरेट है वो है ऑयल टाइप। नेक्स्ट है आपको क्या बोलते हैं इंक्लाइन मैनोमीटर। अगर आपको ऑप्शन में ऑयल टाइप माइक्रोमैनोमीटर है आपको ऑयल टाइप में टिक करना है, अगर नहीं रहा तब आपको इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर में आपको टिक करना है। तो इतना के इसमें क्या है, ये ऑयल टाइप का एक चीज रहता है, ठीक है। मतलब ये हमारे
रिजर्वर टाइप का एक चीज रहता है। और जो राइट लिम्ब देखेंगे, राइट लिम्ब का जो क्रॉस सेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखिए इसमें क्रॉस सेक्शन लेफ्ट साइड में कितना बड़ा है लेकिन राइट साइड में छोटा है। तो ये क्या है, ये जो H1 ये पाइप का जो प्रेशर है, ये जो H1 डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये H1 ही तो फ्लूइड, मतलब ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये छोटा वाला राइट साइड में इसका क्रॉस सेक्शन कम है, इसी में ही तो आएगा ना ये फ्लूइड तो जाने का कोई स्पेस नहीं है, तो ये फ्लूइड किधर जाएगा सर। तो ये H2 जो है, H2 हम लोगों को बहुत ही आपका बड़ा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा डिफरेंस के लिए H2 बड़ा मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम समान है। V1 इज इक्वल टू V2, यहाँ पर V1 क्या है, H1 डिवाइडेड बाई ये जो रिजर्वर और ऑयल था इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पर जो H2 है ये हाइट बहुत ही बड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये H2 मतलब ये जो ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को H2 मिलेगा, मतलब सबसे एक्यूरेट, ठीक है, सबसे एक्यूरेट मिलेगा आपको ऑयल टाइप माइक्रो मैनोमीटर में। उसके बाद आपका मिलेगा E2 मैनोमीटर में, इंक्लाइन E2 मैनोमीटर में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका जितना भी मैनोमीटर था उस पार्ट हो गया। अब क्या है आपका मैकेनिकल गेज। मैकेनिकल गेज में हम लोग क्या यूज करते हैं, मेनली आपको बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज देखेगा, आपको ब्लो प्रेशर गेज देखेगा, ब्लो पाइप प्रेशर गेज और आपका डायफ्राम प्रेशर गेज। लेकिन हम लोगों को जितना भी मतलब यूज होता है वो हो गया आपका बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज काम कैसे करते हैं, बर्डन ये आपका पाइप के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, इसके साथ ये पाइप के साथ डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये जो बर्डन ट्यूब है ये आपका ब्रोंज मटेरियल का बना रहता है। तो जब आपका हाई प्रेशर कोई भी लिक्विड या फ्लूइड इसके अंदर जाएगा, ये बर्डन ट्यूब को ये क्या करने का, सीधा करने का कोशिश करेगा, ठीक है। इसको आपको सीधा करने का कोशिश करेगा, ठीक है, ये वाला सीधा करने का। और ये अगर सीधा करेगा तो यहाँ पर क्या है, ये सेक्टर हम देके, सेक्टर गियर देके ये आपका गियर देके गियर के साथ कनेक्टेड है। तो ये इसको अगर सीधा करेगा तो ये आपका जो सेक्टर गियर है ये क्या करेगा, ये पिनियन को मूव करेगा। पिनियन के साथ क्या है, ये एक आपका पॉइंटर दिया गया और यहाँ पर क्या है मार्किंग रहेगा। तो क्या करेगा, ये सीधे जब सीधा होगा ये गियर ये सेक्टर के थ्रू ये गियर घूमेगा, इस गियर के साथ ये पॉइंटर कनेक्टेड है और यहाँ पर मार्किंग रहता है, ठीक है। तो जितना हाई प्रेशर रहेगा उतना इसको सीधा करने का कोशिश करेगा, तो पॉइंटर इतना डिफ्लेक्ट होगा। ऐसे हम लोगों को प्रेशर मेजरमेंट होता है, ठीक है, बर्डन टाइप प्रेशर गेज में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को अभी भी इंजीनियरिंग पढ़ के गया लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर पूछेंगे तो उसको ठीक से पता नहीं रहता है, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज साहब ने बोला था अगर कोई बॉडी को, ठीक है, अगर होली मतलब पूरा या पार्शियल, ठीक है, आप लिक्विड में इमर्ज करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा वो जो बॉडी है, ठीक है, उसको आपका एक फोर्स ऊपर की तरफ एक फोर्स देंगे, लिफ्ट करने का कोशिश करेगा। और वो जो फोर्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो जो बॉडी जो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, उसी का वो जो मतलब जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसी लिक्विड का वेट के साथ इक्वल होगा वो वाला ऊपर वाला जो फोर्स आ रहा था वो, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम लोग और एक बार समझ लीजिए, वो जो बॉडी इमर्ज होली एंड पार्शियली इन ए लिक्विड इज लिफ्ट बाय फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मतलब ये एक आपका बॉडी था नॉर्मल, अब इमर्ज नहीं किया, अब क्या किया आप लोगों ने इमर्ज किया, ठीक है। तो इमर्ज किया तो क्या है, ये वाला जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेज हो गया, है ना। तो ये क्या किया, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस बॉडी के ऊपर एक आप थ्रस्ट एक फोर्स देगा, है ना, ऊपर की तरफ एक फोर्स देगा। तो ये जो फोर्स होगा ये किसके साथ इक्वल होगा, ये जो आपका लिक्विड क्या बोला डिस्प्लेस हुआ है इसका वेट के इक्वल होगा, ठीक है। जितना वेट लिक्विड को वो आपका डिस्प्लेस करेगा उसी हिसाब से आपका बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स मिलेगा। तो अगर इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो पहले मान लीजिए बॉडी ऐसा था, जैसे आप लोगों ने इसके साथ इमर्ज किया, ठीक है, इतना वाला वॉल्यूम को ये आपको क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका अगर वॉल्यूम मिल गया तो हम लोग यहाँ से आराम से क्या बोलते हैं इसका मास निकाल सकते हैं हम लोग, क्या रो इक्वल टू m by v, हमको भी पता चल गया, रो आपको पता रहेगा इस फ्लूइड का, तो हम लोग वहां से मास निकाल सकते हैं। मास निकाल लिया तो उसके साथ जी देके मल्टीपल कर देंगे तो हम लोगों को वेट पता चल जाएगा। अगर वेट पता चल गया तो हम लोग बता सकते हैं इसी वेट का ही तो इक्वल है ना ये जो आपका ऑप्शन वाला फोर्स है। तो आर्किमिडीज साहब ने क्या बोला, आर्किमिडीज साहब ने बोला कोई बॉडी को अगर होली या पार्शियली आप लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो इट्स मतलब लिक्विड क्या करेगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स देगा, अपथ्रस्ट फोर्स देके बॉडी को ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स वो बॉडी में काम करेगा जो ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो वो जो फोर्स रहेगा वो फोर्स किसके साथ इक्वल होगा, वो बॉडी जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। ये है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है आपका बायोन्सी फोर्स। आप बायोन्सी फोर्स और बायोन फोर्स ये क्या है, मान लीजिए मैंने हम लोगों ने जो बोला इधर क्या है, ये बॉडी को हम लोगों ने इमर्ज किया, इस बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ काम करेगा,
और आर्किमिडीज साहब ने क्या बोला, ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये क्या है, ये जो लिक्विड जितना डिस्प्लेस किया उसके साथ इक्वल है। लेकिन ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है, जो आप ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको ही बोलते हैं बायंट फोर्स, ठीक है। और बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, सेंटर ऑफ बायंसी है, ये देखिए ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, ये फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ कितना, ये अगर क्रॉस करके जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन लिया, ये फ्लूइड आपको डिस्प्लेस हुआ था, है ना। तो इसी फ्लूइड का जो डिस्प्लेस फ्लूइड है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बॉडी का नहीं है, आपको फिर से याद करना पड़ेगा, जितना डिस्प्लेस फ्लूइड था उसका जो सीजी है, ठीक है, वो डिस्प्लेस फ्लूइड का सीजी में सीजी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ बायंसी। और वो जो अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है, ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ना, ये यहाँ पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा था, ठीक है, इस जैसे हम लोगों का सीजी में क्या है, सीजी के मतलब जो जी हमारा काम करता है कोई भी रिजिड बॉडी के लिए, वो जी पॉइंट में करता है। तो ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये सेंटर ऑफ बायंसी में करेगा। तो जो ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो कहां पर करेगा, सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी किधर करेगा, ये आपका जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है, ठीक है, उसी का सीजी में करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है सिर्फ उसी फ्लूइड का, ठीक है, जो जितना पोर्शन वो फ्लूइड का डिस्प्लेस किया है, जितना वॉल्यूम वो फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, उसी से वो डिस्प्लेस वॉल्यूम का सीजी है सेंटर ऑफ बायंसी। नेक्स्ट है आपका फ्लोट और आपका सिंक। ये कब बॉडी फ्लोट कर जाएगा, कब सिंक कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो अगर आपका सेंटर ऑफ बायंसी, बाइंड फोर्स ज्यादा है तो बॉडी का वेट से तो क्या करेगा, आपका बॉडी फ्लोट करेगा। आपके अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, ठीक है, सेंटर ऑफ बायंसी तो बॉडी सिंक कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये दो फ्लोट कंडीशन में है, ये सबमर्ज कंडीशन में, ये सिंक कंडीशन में। सबमर्ज जैसे हमारा सबमरीन क्या बोलते हैं, ये बीच समंदर में पानी के नीचे ऐसे मूव करते हैं, वो सबमर्ज कंडीशन में रहते हैं। तो ये क्या है, फ्लोट मतलब ये वाला दो ब्लॉक के लिए फ्लोट वन और फ्लोट टू। देखिए जो भी फ्लोटिंग बॉडी रहेगा ना उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ बायंसी निकालेंगे, मेटा सेंटर निकालेंगे और सीजी निकालेंगे। जो सबमर्ज बॉडी है उसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ बायंसी निकालेंगे और सेंटर ऑफ प्रेशर और सीजी निकालेंगे। तो यहाँ पर अलग क्या है, जो फ्लोटिंग बॉडी है उसके लिए हम लोग मेटा सेंटर निकालेंगे, और जो सबमर्ज बॉडी है उसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे। यही डिफरेंस है, ठीक है, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट क्या है, ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को, ये जो रेक्टेंगुलर बॉडी है इसको हम लोग एक कोई भी एक वाटर का कंटेनर था उसमें हम लोग सबमर्ज किया। तो इसके अंदर देखिए बॉडी जैसे भी रखिए, ठीक है, सभी के लिए सेम है। टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है WAX। डब्ल्यू क्या है, इसी जो लिक्विड है इसका स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट क्या है, ए क्या है, ये जो बॉडी है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक्स क्या है, एक्स है इसी जो बॉडी था उसका जो सीजी है वाटर लेवल से कितना डिस्टेंस पे है। फिर से बोल रहा हूँ, जो बॉडी है उसका सीजी आपका वाटर लेवल से कितना डिस्टेंस में है, वो है आपका क्या बोलेंगे, सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, वो है आपका एक्स पर। तो डब्ल्यू हो गया आपका स्पेसिफिक वेट, ए हो गया इसी रेक्टेंगल का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक्स है आपका वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, है ना। अब क्या है, अगर सेंटर ऑफ प्रेशर देखिए, अब हमारा जैसे बॉडी का वेट हम लोग कौन सा पॉइंट में एक्ट होता है, मैंने हम लोगों ने बोला जी में, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा। क्यों होगा, मान लीजिए ये वाला आपका बॉडी है, ठीक है, तो ये बॉडी के लिए यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर एक डिस्टेंस है, ठीक है, इसी पॉइंट में उससे भी ज्यादा डिस्टेंस है, इसी पॉइंट में और भी ज्यादा डिस्टेंस है, इसी पॉइंट में और एज और भी बड़ा है, इसी पॉइंट में और भी एज बड़ा है, ठीक है। तो ये एज का वैल्यू आपका बढ़ता जा रहा है जितना भी नीचे जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम तब हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा। P इक्वल टू क्या है हम लोगों को, WH। तो एज डिस्टेंस की सरफेस से बढ़ रहे हैं, मतलब कि प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम लोगों को अगर प्रेशर का ट्रायंगल देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सरफेस में ये लिक्विड सरफेस है, ठीक है, ये आपका लिक्विड सरफेस है, ठीक है, ये आपका ये हो गया आपका लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस है। तो ये लिक्विड सरफेस से ऊपर में प्रेशर कुछ नहीं है, लेकिन जितना नीचे आएंगे यहाँ पर P1 है, ये P1 है, ठीक है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ठीक है। तो जितना भी आप नीचे जाएंगे तो क्या प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो क्या रहेगा, तो जो एक्ट होगा, ठीक है, वो तो किधर सीजी में नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर आपका आपका सीजी केवल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है
यहाँ पर पूरा आपका टोटल प्रेशर एक्ट होगा। ये जो टोटल प्रेशर है, ये कहाँ पर एक्ट होता है? सेंटर ऑफ प्रेशर में एक्ट होता है। तो ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्री सरफेस, ये हम लोग एच एस्टेरिक दे के डिनोट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है। तो ये फॉर्मूला क्या है? एक्स बार मतलब कि सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, एक्स बार प्लस है आईजी। आईजी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना एंगल में ये बॉडी को, जैसे यहाँ पर वर्टिकल है, वर्टिकल है मतलब क्या है? ये 90 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री क्या है? 1, मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या है? वो हो गया फॉर वर्टिकल बॉडी आई जी डिवाइडेड बाई ए क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाई एक्स बार प्लस एक्स बार। फिर वर्टिकल के लिए अगर फॉर्मूला हो गया क्या? आई जी आपका ए एक्स बार प्लस हो गया आपका एक्स बार, है ना। ये हो गया आपका सीपी, सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? जहां पर टोटल प्रेशर एक्ट करेगा वो इज फॉर सबमर्ज्ड बॉडी, वो है आपका सेंटर प्रेशर, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये हो गया फॉर्मूला। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है मतलब क्या है? ये जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो आपका साइन 0 क्या है? 0। तो साइन 0 0 है मतलब कि ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया ना, ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया। तो ये स्टैटिक क्या हो गया? किसके बराबर हो गया? एक्स के। मतलब क्या, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो क्या हॉरिजॉन्टल में बॉडी रहेगा तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपका सेंटर ऑफ प्रेशर काम करेगा। ठीक है, मतलब दोनों एक ही पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी आपका इस तरफ रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जी है, यहाँ पर ही आप सीपी है, सेम प्लेन में है। तो ये इसलिए क्या बोलते हैं, एक बार के बराबर हो जाएगा। और क्या हो सकता है? हाँ, अगर कोई एंगल में इंक्लाइंड है बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी आपका ऐसे इंक्लाइंड है। ठीक है, ये बॉडी आपका ऐसे इंक्लाइंड है। ठीक है, ये बॉडी ऐसे इंक्लाइंड है, ये 30 डिग्री, तो ये आप थीटा का वैल्यू 30 पुट कीजिए। ठीक है, आपका जितना भी आएगा ये फॉर्मूला, तो आपको ये फॉर्मूला क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स बार। अगर वर्टिकल है तो साइन इज इक्वल टू 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? और यहाँ से आपको ये जो, हाँ, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया क्या है? अगर देखिए एच स्टार इक्वल टू एक्स बार कब हुआ? जब हमारा बॉडी हॉरिजॉन्टल में था। लेकिन अगर मान लीजिए ये बॉडी बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है, मतलब कि ये जो एक्स बार है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, मतलब ये जो सीजी का डिस्टेंस है ये बहुत ही बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? ये अगर सीजी का डिस्टेंस बहुत ही बड़ा हो गया तो हम लोगों को ये आपका ये एक्स का वैल्यू मान लीजिए इन्फिनिटी के है, ठीक है, मतलब बहुत डिस्टेंस नीचे है। तो ये आपको नीचे भी एक इन्फिनिटी आ जाए, तो इन्फिनिटी देखिए अगर किसी को अगर डिवाइडेड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या है? लगभग 0 का 0 ही आ जाएगा। तो इसी क्षेत्र उसी केस में भी एच स्टार इज इक्वल टू आपका एक्स बार मिलेगा। कौन केस में? अगर ये जो बॉडी है, ये बॉडी आपका जो इस बॉडी का जो एक्स बार है, मतलब क्या उसका जो सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर सरफेस है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब इन्फिनिटी पकड़ के चलेंगे। ठीक है, बहुत ही बड़ा है। तो उसी केस में भी एच स्टेरिक आपका वो सीजी, मतलब जो बॉडी का सीजी है वो उसका जो आपका वाटर लेवल उसके साथ सेम हो जाएगा। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल भी रखेंगे तब भी एच स्टेरिक इक्वल टू एक्स बार हो जाएगा। और अगर बॉडी को आप बहुत डीप, बहुत ज्यादा डीप में रखेंगे, इन्फिनिटी डिस्टेंस का डीप में रखेंगे, उसी केस में भी आपको एच स्टेरिक मतलब सीपी इज इक्वल टू आपका वो बॉडी का सीजी मिलेगा, है ना। और हॉरिजॉन्टल रखेंगे तब भी मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, अगर कोई भी कार्ड सरफेस है, मान लीजिए ये कार्ड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका अगर प्रेशर का इंटेंसिटी निकल लेंगे तो कैसे निकालेगा? इसके लिए आपका जो अगर इसके ऊपर ये कार्ड सरफेस के ऊपर जितना भी वर्टिकल है, कार्ड सरफेस का जो प्रेशर है, ये जो वर्टिकल का प्रेशर, टोटल प्रेशर है ना, तो क्या है? ये कार्ड सरफेस के ऊपर जितना भी लिक्विड रहेगा उसका वेट के साथ इक्वल होगा वर्टिकल वाला। ठीक है, वर्टिकल वाला जो आपका प्रेशर रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो प्रेशर देगा वो क्या होगा? ये आपका जो कार्ड के ऊपर जितना भी फ्लूइड है, ठीक है, वो आपका वो उसी फ्लूइड का वेट के साथ इक्वल रहेगा। और ये जो प्रेशर है हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, ये क्या करेगा? ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा? अगर वो जो आपका वर्टिकल, मतलब जो कार्ड सरफेस का वर्टिकल आपका प्लेन था, उसके साथ जितना भी हॉरिजॉन्टल आपका प्रेशर, आपका क्या बोलेंगे, प्रेशर जो प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब इसको आप प्रोजेक्ट करके इस जो हॉरिजॉन्टल तक लेके आएंगे, ठीक है, उसी होगा, और उसी वो कार्ड सरफेस के ऊपर आपका हॉरिजॉन्टल वाला प्रेशर होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपका वो कार्ड सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर है उसका आपका वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। और हॉरिजॉन्टल क्या है? जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन में हम लोग सब पूरा प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करके जितना हम लोगों को प्रेशर मिलेगा वो रहेगा हम लोगों को, वो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? हम लोग रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर आपका पीवी स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, है ना, वर्टिकल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल। यहाँ से हम लोग
आप लोगों को क्या बोलेंगे, ये रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सॉरी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो फ्लूइड का स्टेबिलिटी या अनस्टेबल या न्यूट्रल कंडीशन में कौन सा क्या है। पहले हम लोग स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल के ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फ्लूइड में जाएंगे। मान लीजिए ऐसा है, आपको आपके पास एक कॉनकेव सरफेस है, ठीक है, कॉनकेव प्लेन है, इसमें ये वाला एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल को अगर हम लोग ऐसे छोड़ देंगे मतलब धीरे से, तो ये क्या करेगा, ये बॉल ऐसे 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 घूमते 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 वन टाइम करके यहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको स्टेबल देखने को मिलेगा। उसके बाद ये यहाँ पर ये सेंटर में स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा सा फोर्स देके यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये बॉल अपने आप यहाँ पर आके मतलब स्टेबल हो गया। ये आप मान सकते हैं स्टेबल कंडीशन। नेक्स्ट है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, इसको अगर आप छोटा, जितना भी छोटा फोर्स दीजिए, ठीक है, ये पूरा एकदम गिर जाएगा, ठीक है, ये कोई भी पोजीशन में ये स्टेबल होके नहीं रहेगा। तो ये है आपका स्टेबल कंडीशन। और न्यूट्रल कंडीशन के, आपके पास एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पर एक बॉल था, इसको हमने छोटा सा फोर्स दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने छोटा सा फोर्स दिया, तो ये क्या किया, एक डिस्टेंस मूव करके, ठीक है, एक डिस्टेंस मूव करके इसी पोजीशन में आपका फिक्स हो गया, इसी पोजीशन में आके फिर से आपको ये स्टेबल कंडीशन में रहेगा। मतलब पहला एरिया में वो पहला पोजीशन में वो डिस्टेंस में नहीं है, लेकिन एक नया जाएगा वो स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल कंडीशन। तो ये अब लिक्विड की तरह, लिक्विड में कैसे काम करते हैं वो पहले देख लेते हैं। मान लीजिए एक सीप था, ठीक है, पहले ये वाला पोर्शन देखिए, पहले ये सीप था, ठीक है, ये टिल्ट नहीं था, ठीक है, अब पहले सीधा था, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जी कम कर रहा था, यहाँ पर जी कम कर रहा था, यहाँ पर बी कम कर रहा था, और मेटा सेंटर भी मतलब एक ही प्लेन में था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका टिल्ट नहीं था, है ना, तो इसलिए ये सब एक ही पॉइंट में था। अब क्या किया, आप सीप को हम लोग थोड़ा टील कर दिया, तो टील कर दिया मतलब यहाँ पर जो आपका आपका लेफ्ट साइड में थोड़ा सीप टिल्ट हो गया, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर ये जो फ्लूइड है इस तरफ ज्यादा आपका फ्लो हो जाएगा। क्यों इस तरफ ज्यादा फ्लो हो जाएगा, इस तरफ फ्लूइड ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ टिल्ट हो गया। और फ्लूइड अगर इस तरफ मतलब ज्यादा आपका डिस्प्लेस हो गया, तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ बायन्सी भी आपका ये लेफ्ट की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पहले बी था, अब क्या हो जाएगा, बी आपका डैश हो जाएगा, भैया B1 हो जाएगा। तो B1 जैसे हो गया, जी तो पहले से ही था, वो डायरेक्टली आपको परपेंडिकुलरली इसी स्ट्रेट लाइन में काम करेगा। और आपका जो बी है, ठीक है, वो मतलब सेंटर ऑफ बाइंड से उसी पॉइंट में आपका बाइंड फोर्स काम करेगा, तो वो भी ऊपर की तरफ काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक कपल क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर क्या है, ये जो सेंटर ऑफ बाइंड का लाइन है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ बाइंड का जो लाइन है, वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्लेन में जिसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेटा सेंटर, है ना। तो इस पॉइंट है आपका मेटा सेंटर। ये देखिए, ये बाइंड फोर्स हम हमारा थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो बाइंड फोर्स अभी किस तरफ जा रहा है, इसी पॉइंट में काम कर रहा है ना। तो हमारा जो जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, शिप का वेट का जो सीजी था, ठीक है, वो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, इस तरफ एकदम स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पर ये पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मेटा सेंटर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए एक का मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, कपल की तरफ क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए इसको अगर हम छोटे करके यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को काम कर रहे हैं जी, और यहाँ पर हम लोगों को काम कर रहे हैं क्या है, बाइंड फोर्स। तो इसको कैसे टिल्ट होने का चांस है, ये ऐसे एक आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हैं। तो शिप हमारा टिल्ट कैसे हुआ था, शिप टिल्ट हुआ था ऐसे, और अब हम लोगों को कैसे मिल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज आपका मूवमेंट मिल रहा है। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, शिप का इसका पहला कंडीशन में लेके आने की कोशिश करेंगे। ये है आपका स्टेबल कंडीशन। नेक्स्ट है आपका अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन कब होगा, जब आपका जी ऊपर चला जाएगा और मेटासेंट्रिक हाइट नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या था, मेटासेंट्रिक हाइट ऊपर था, जी नीचे था, मतलब आपका सीजी नीचे था। ये जी कब ऊपर जा सकता है, अगर आप ऊपर में बहुत ज्यादा लोड दे देंगे, शिप के ऊपर में बहुत ज्यादा लोड दे देंगे, तब आप ऐसा हो सकता है। देखिए इसी केस में क्या हो गया, जी हमारे नीचे की तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी शिप थोड़ा टिल्ट हुआ, लेकिन ये सेंटर ऑफ बायन्सी भी शिफ्ट हुआ, ये ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं। तो इसका अगर मूवमेंट कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए ये क्या हो गया, ये आपका जी कम कर रहा है और सेंटर ऑफ बायन्सी ऐसे कम कर रहा है।
तो ये कंडीशन कैसा है, ये आपका एक क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है ना, और यहाँ पर जो शिप टिल्ट है वो भी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों मिलकर तो ये शिप आपका पूरा उलट जाएगा, है ना। तो ये अनस्टेबल कंडीशन है। न्यूट्रल कंडीशन क्या है, न्यूट्रल कंडीशन क्या है, जब आपका ये देखिए शिप थोड़ा टिल्ट हुआ है, लेकिन ये क्या है, सेंटर ऑफ बैलेंस और आपका जो जी है, पहले तो क्या न्यूट्रल कंडीशन में क्या था, जी मेटा सेंटर ऊपर था, अब क्या है मेटा सेंटर आपका नीचे आ गया, मतलब एक ही पॉइंट में जी और एम आपका एक ही पॉइंट में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्यों न्यूट्रल हो गया, देखिए यहाँ पर तो कोई आपका मूवमेंट काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सब लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट में है, एक ही प्लेन में है, तो यहाँ पर कोई मूवमेंट जनरेट होने का क्वेश्चन ही नहीं आता, क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में है, क्योंकि डिस्टेंस इसी को नहीं मिल रहा है। तो क्या है, ये टिल्ट रहेगा, तो ये टिल्ट हो वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, मतलब टिल्ट ही रहे, ठीक है, वो मुश्किल। तो अगर कोई सीप ऐसा टिल्ट रह जाता है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, जो लोग सीप में काम करते हैं, यहाँ पर सॉलिड ब्लास्टिंग कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये नीचे बहुत सारा वही रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका सीजी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सीजी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सीप फिर से आपका न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। तो आप लोगों को ये अगर समझ में आया तो अच्छा है, लेकिन आप लोगों को जो एग्जाम में आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला चीज आपको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, अगर स्टेबल है तो क्या है, मेटा सेंटर इसका जी का ऊपर रहेगा, जैसे इसी केस में देखेंगे स्टेबल कंडीशन में मेटा सेंटर क्या था, आपका जी का ऊपर था, ठीक है, सी जी का ऊपर था। और क्या है, अगर आपका क्या बोलते हैं सबमर्ज बॉडी है, बॉडी सबमर्ज है, तो उसका बायंसी आपका क्या रहेगा, जी का ऊपर रहेगा। तो एक चीज मान लीजिए, अगर स्टेबल है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊपर रहेगा मेटा सेंटर फॉर फ्लोटिंग बॉडी, और अगर आपका बॉडी सबमर्ज है तो आपका क्या रहेगा, सेंटर ऑफ बायंसी जी के ऊपर रहेगा। स्टेबल रहेगा तो एबव रहेगा, ठीक है। और अनस्टेबल क्या है, अनस्टेबल है अगर मेटा सेंटर हाइट अगर नीचे आ गया, ठीक है, जी के नीचे, तब अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, जहां यहाँ पर ये वाला अनस्टेबल केस में हुआ है, जी हमारा ऊपर चला गया, आपका मेटा सेंटर नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी वाला केस में आपका अनस्टेबल हो जाएगा। और सेम है आपका सबमर्ज बॉडी के लिए, बी अगर नीचे चला गया जी से, तो मतलब ये बी के सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक है, तो बायंसी अगर नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल। और न्यूट्रल कब रहेगा, अगर ए मतलब मेटा सेंटर और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, जो ये केस में था, ठीक है, जो जी और एम हमारा कोइंसाइड किया गया हो गया था। और फॉर सबमर्ज बॉडी के केस सेंटर ऑफ बायंसी और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपका कोइंसाइड किया जाए, कोइंसाइड हो जाएगा, तो आप न्यूट्रल कंडीशन में। अब जीएम मतलब ये जो जीएम के ये मेटासेंट्रिक हाइट है। अब ये एक चीज आती है, फिर ये मेटासेंट्रिक पॉइंट लेके क्या करेंगे, देखिए जब सीप ऑसिलेट करेंगे ना, मतलब ऐसे जैसे सीप ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ये एम हो जाएगा हमारा हिंज पॉइंट, ये मेटासेंटर पॉइंट के पॉइंट हिंज पॉइंट पकड़ के ये सीप ऑसिलेट करेगा, है ना। तो ये है आपका मेटासेंटर पॉइंट का सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है ये जीएम, जीएम मतलब कि ये है मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, ये है आपका मेटासेंट्रिक हाइट, ये है आपका जीएम। तो ये जीएम का निकालने का ये है फॉर्मूला, ये है कि आई भी आई बाई वी माइनस बी जी। तो आई क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी है आपका, ठीक है, ये जो बॉडी है इसका है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और भी क्या है, भी है जितना वॉल्यूम, ठीक है, जितना बॉडी का वॉल्यूम वो सबमर्ज कंडीशन में है वो है। और बीजी क्या है, बी है आपका सेंटर ऑफ बायंसी और जी है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब बीजी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और आपका जी के अंदर में डिस्टेंस। जैसे जी एम का क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट बन गया, जी और एम के बीच में डिस्टेंस, देखिए ये जी और एम के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, मेटासेंट्रिक हाइट। और बीजी क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये और ये मतलब क्या, सेंटर ऑफ बायंसी और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में डिस्टेंस, है ना। तो bm माइनस, और यहाँ पर सेम चीज और एक फॉर्मूला है bm माइनस bg है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरा है आपका b, ये है आपका m, तो ये हो गया पूरा bm और bg। तो इसको अगर ये bm से bg माइनस कर देंगे तो आपको gm मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखें। और हाँ, अब जैसे बोला मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट में हम लोगों ने क्या बोला, जो मेटासेंट्रिक पॉइंट के हिसाब से हिंज पॉइंट पकड़ के वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इसका एक टाइमिंग रहता है, ठीक है, ये जो टाइम ऑफ ऑसिलेट, ठीक है, वो टाइमिंग कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है t इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, के स्क्वायर बाय जी जी एच, ठीक है। के क्या है, के है आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन और ये जी है आपका मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट है ये जी। और सॉरी ये और जी क्या है, जी है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन में आ सकते हैं, ये जो टाइमिंग है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द जी, मतलब टाइम ऑफ ऑसिलेट। तो अगर आपका जीएम ज्यादा है, ठीक है, जीएम ज्यादा है, तो टाइम ऑफ ऑसिलेट आपका कम रहेगा। तो मतलब क्या है, अगर किसी शिप का आपका क्या बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा है, तो मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा रहे तो उसका जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा मतलब क्या, वो उसको एक बार ऑसिलेट करने में बहुत कम टाइम लगेगा, मतलब कि आपको कंफर्ट फील नहीं होगा। अगर आपके शिप का जीएम ज्यादा हो गया तो आपका कंफर्ट फील नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो उसका जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है
वो कह रहे हैं क्या करेगा, वो आपका जल्दी होगा, ठीक है, मतलब उसका जो रोलिंग है, ठीक है, वो इजीली एक कम टाइम में ज्यादा बार करेगा। तो उसके लिए हम लोग इसलिए जो आपका पैसेंजर शिप होता है, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी देखने के बाद उसको देखते हैं क्या जी मतलब मेटासेंट्रिक हाइट कम करने का कोशिश करते हैं। क्यों, अगर कम करें तो ये टाइम ऑफ ऑसिलेशन आप क्या बोलेंगे बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या है, उसको एक बार ऑसिलेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इजीली, लेकिन स्टेबिलिटी का भी बात है, ठीक है, लेकिन उसके वो सब देखने के बाद, ठीक है, ये तो ये यहाँ से हम लोगों को ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है, ऐसे हम लोगों ने जस्ट एक्सप्लेन किया, लेकिन ये वाला फॉर्मूला से आपका मैथ आता है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ज्यादा जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है वो आपका क्या बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट का सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और एक टॉपिक बचा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कवर कर देंगे, ठीक है, कवर कर देंगे। ये रिजिड बॉडी मोशन है। रिजिड बॉडी मोशन मतलब कि ये आपका मान लीजिए इसमें ये टैंक है, ठीक है, इसमें आपका पानी था, ठीक है, जब रेस्ट में था। अब क्या क्या ये आपको खींच के लेके एक्सीलरेशन, तो अगर एक एक्सीलरेशन में खींच के लेके जाएंगे तो जैसे हम लोगों को आपका म्यूनिसिपैलिटी के जो ट्रक होता है, मतलब वो जो टैंक होता है जिसमें वाटर लेके जाता है, ठीक है, उसको पकड़ के चलिए, ठीक है। तो ये ऐसे क्या है, वो ट्रक ये था, जैसे सामने एक ट्रैक्टर लेके इसको आपको खींच के लेके जा रहा है, ठीक है, इस तरफ लेके जा रहा है। तो जिस तरफ लेके जा रहा है तो उस तरफ क्या होगा, यहाँ पर फ्लूइड का जो लेवल है वो आपका डाउन हो जाएगा, और इसका जो अपोजिट साइड में है, ठीक है, उसका फ्लूइड का ये ऊपर की तरफ रेज हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर की तरफ रेज हो जाएगा, लेकिन ये मान लीजिए ये एक आपका डाउन हुआ और ये वाई आपका रेज हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब जितना यहाँ पर डाउनफॉल होगा वहां पर ही इतना अपोजिट साइड में इतना ही रेज होगा। अब हम लोगों को क्या पता है, मान लीजिए ये आपका थीटा एंगल ले रहा था, ठीक है, हम लोगों को क्या पता है एक्सीलरेशन इनका ये जो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े थे tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, और हाँ, ये हो गया आपका ये वाला केस। नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैक्सिमम हम लोग कितना एक्सीलरेशन में इस ट्रक को ले जा सकता है जिसमें आपका पानी ना गिरे। तो पानी ना गिरने मतलब क्या है, हम लोग इस पॉइंट तक यूज कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं। तब मान लीजिए जब रेस्ट में था, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का बीच में, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का बीच में मान लीजिए जो डिस्टेंस था वो था क्यू, और ये वाला जो वाटर लेवल था ये था आपका पी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग मैक्सिमम एक्सीलरेशन देके लेके जा रहे हैं तब क्या होगा, इस तरफ खींच रहे हैं, मतलब क्या इस तरफ डाउनफॉल होगा और इस तरफ चला जाएगा, है ना। तो हम लोगों को क्या था, ये था पी और ये आपका हो गया क्यू, पूरा का डिस्टेंस क्यू, और ये आपका पी पहले जैसे इनिशियल लेवल था। अब क्या ऊपर चला गया, तो हम लोग इसको ये वाला जो पोर्शन ऊपर मैक्सिमम कितना लेके जा सकते, इतना लेके जा सकते, इसको हम लोग आर पकड़ के चलते हैं, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हम लोग आर पकड़ के चलते हैं। तो आर इजिकल टू क्या है, ये पूरा क्या था, हमारा क्यू था, और इनिशियल वाटर लेवल क्या था पी, तो क्यू माइनस पी ये है आपका, इतना आप लोग लेके जा सकते हैं ना। तो यहाँ से हम ये भी एंगल थीटा करेगा, तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता था, tan थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को ऑलरेडी क्या पता था, एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय जी, है ना। इज इक्वल टू इसी वाला पिक्चर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी वाला पिक्चर में हम लिख सकते हैं, अगर हाँ ये ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल के हिसाब से ये थीटा हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये पूरा 2l है, ठीक है, ये वाला पूरा 2l है, ये वाला डिस्टेंस पूरा 2l है ना, कंटेनर का। तो ये आधा पोर्शन क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। तो यहाँ से ये एल हो गया, तो मतलब इस वाला पोर्शन भी एल हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका आर, और बेस हो गया क्या है एल। तो आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए जी का वैल्यू हम लोग बेटा देते क्या है 9.81, और आपका आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय एल। ये क्यू पी और एल हम लोगों को दिया रहेगा, तो ऐसे हम लोग ए आपका ये निकल सकते हैं जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। यहाँ से भी बीच बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक बचा रहेगा, क्या है, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, इसमें आपका पानी था। तो एक स्पून डाल के इसको एक स्पून डाल के इसको हम अब घुमा रहे हैं, तो घुमाते घुमाते इसका जो वाटर लेवल कैसा हो जाता है, इसका वाटर लेवल कुछ ऐसे हो जाता है ना, मतलब एक पैराबोलिक शेप ले लेता है ना, ये वाला एक आके एक पैराबोलिक शेप ले लेता है। जैसे अगर कोई ग्लास के अंदर अगर हम लोगों ने थोड़ा भी नमक या शुगर डाल के ऐसे स्पून देके घुमाएंगे तो कैसे होता है आपका, बीच में ये ऐसा वाला शेप ही ले लेता है ना, वो वॉल में थोड़ा ज्यादा पानी आ जाता है और नीच में अगर बीच में मतलब सेंटर में वो डाउनफॉल हो जाता है। ये क्यों होता है, ठीक है। हम लोगों को क्या पता है, v इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा, ठीक है। v इक्वल टू आर ओमेगा मतलब कि ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पर आर ज्यादा है मतलब वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा है।
तो इसी पॉइंट में अगर वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पर ये वाला एज में प्रेशर कम रहेगा, तो अगर यहाँ पर प्रेशर कम रहेगा तो क्या करेगा, फ्लूइड ऊपर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये वाला सेंटर पॉइंट में हम लोगों को क्या है, बी इक्वल टू आर ओमेगा, आर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरो है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये भी कम है, ठीक है, मतलब जीरो के बराबर, तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर का ज्यादा रहेगा, तो इसलिए ये वाला क्या होता है, ये प्रेशर यहाँ पर हाई प्रेशर जोन रहता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये P1 है और ये है आपका P2, तो ये क्या हो जाएगा, P1 इज लेस देन P2, मतलब P1 बहुत ही ज्यादा रहेगा। और ये अगर ये प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला बीच बीच में पढ़, मतलब एग्जाम में आ जाता है, प्रेशर डिफरेंस डीपी, डीपी इज इक्वल टू क्या है, P2 माइनस P1, इसका इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, रो आपका रो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो और एक बार लिख देते हैं, डेल पी इज इक्वल टू आपका रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। तो ये डेल पी क्या है, ये प्रेशर डिफरेंस, मतलब क्या है, ऊपर की तरफ नीचे सेंटर में बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा और आपका वॉल में बहुत कम प्रेशर रहेगा। तो ये हो गया आपका स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में इसके बाहर और कुछ क्वेश्चन नहीं आने का चांस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास रहेगा हम लोगों को काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो थैंक यू, क्या बोलेंगे, ये वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों को और ज्यादा अगर अपडेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोगों का टारगेट है क्या, आपका 6 क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा क्लास सिलेबस शेष कर देंगे। और ये आपको एनसीआर कर सकते हैं क्या, जितना भी आपका क्या बोलेंगे, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे ये वाला टॉपिक के बाहर, मतलब जो डिस्कशन हो रहा है इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने का ही चांस मैक्सिमम है, ठीक है। तो थैंक यू, गुड नाइट ऑल। और रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगा तो। थैंक यू।